Hello and welcome. This is the third part of chapter Democratic Resurgence. And now in this part we are going to discuss about नेशनल इमरजेंसी, जिसे भारतीय लोकतंत्र में काले धब्बे के रूप में देखा जाता है। तो ये टॉपिक नेशनल इमरजेंसी जो आपके चैप्टर में दिया गया है, ये आपके ओल्ड सिलेबस में जो चैप्टर था द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, आप इस चैप्टर में भी नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे कॉजेस ऑफ इमरजेंसी के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। तो बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी में पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक कॉन्टेस्ट के बारे में, वे आर्थिक परिस्थितियां जो इमरजेंसी का कारण बनी। तो अगर हम बात करें 1971 के इलेक्शन की, जिस मिड टर्म इलेक्शन के थ्रू इंदिरा गांधी पावर में आई थी, इस इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। तो जनता ने इस उम्मीद के साथ इंदिरा गांधी को चुना था कि इकोनॉमिक हालात जो ऑलरेडी बहुत ख़राब थे वे सुधरेंगे, लेकिन होता इसका बिल्कुल अपोजिट है। 72-73 तक आते आते इकोनॉमिक हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। और इकोनॉमिक हालात क्यों इतने ख़राब हो गए थे, इसके क्या कारण थे, उन्हें देखते हैं। तो पहला कारण था बर्डन ऑफ रिफ्यूजीज ड्यू टू बांग्लादेश वॉर। तो जैसा कि हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 71 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी, जिसमें बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था, और बांग्लादेश से लाखों की संख्या में रिफ्यूजी भारत में एंटर कर जाते हैं, जिनका बर्डन, उन्हें खिलाने पिलाने का, उनके रहने का बर्डन इकनॉमी पर पड़ा, जिससे पहले से जो ख़राब इकनॉमी थी उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट इज यूएस स्टॉप्ड ऑल एड्स आफ्टर वॉर। इसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं कि 71 के वॉर में यूएस पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, और इस वॉर के बाद हमने यूएसएसआर से 20 ईयर फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की, जिससे यूएस बुरी तरीके से बौखला जाता है। और इसके बाद जो एड भारत को मिल रही थी यूएस की तरफ से, वो भी यूएस टोटली बंद कर देता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस। उस समय इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और ऑयल प्राइस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। महंगाई बढ़ने की वजह में हम इन सभी को म्यूचुअल हम रख सकते हैं, जैसे कि 71 का इंडिया पाकिस्तान वॉर, बर्डन ऑफ रिफ्यूजी, यूएस का एड स्टॉप करना, ऑयल प्राइसेस का बढ़ना, इन सभी फैक्टर्स ने मिलाकर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। करीब 30% से 40% के बीच महंगाई इस पीरियड में बढ़ी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो बहुत लो हो गया था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी बहुत कम हुआ, और जब प्रोडक्शन कम हुआ तो उसका सीधा सीधा असर एम्प्लॉयमेंट पर पड़ा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फेलियर ऑफ मानसून इन 1972-73, 72-73 में मानसून फेल हो गया, जिस वजह से फूड ग्रेन प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ बाय 8%। तो इस तरह इन सभी चीज़ों को मिलाकर देश में महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, लोगों में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और इस तरह लोगों में सरकार के प्रति, इंदिरा गांधी के प्रति बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो इस वादे के साथ पावर में आई थी कि इकोनॉमिक हालात अच्छे होंगे, गरीबी ख़त्म होगी। गरीबी हटाओ नारे के साथ ही वे पावर में आई थी, लेकिन अब इसके ठीक विपरीत हो रहा था। और इसके अलावा करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जो सरकारी मशीनरी थी वो पूरी तरीके से डोमिनेंट थी, पूरी गवर्नमेंट मशीनरी में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिससे लोगों में इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत गुस्सा था। और ये गुस्सा निकल कर आता है गुजरात एंड बिहार मूवमेंट में, और ये मूवमेंट बहुत बड़ा फैक्टर बने, कॉज बने टू इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी। तो देखिए गुजरात में क्या हुआ था। जनवरी 1974 में वहाँ स्टूडेंट्स ने एक मूवमेंट किया अगेंस्ट राइजिंग प्राइजेस एंड करप्शन, और इस मूवमेंट को कहा गया था नवनिर्माण मूवमेंट। और ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं वो इस मूवमेंट की है। तो स्टूडेंट्स ने ये मूवमेंट प्राइस बढ़ने और करप्शन की वजह से किया था, क्योंकि उनके मेस के चार्जेस, कैंटीन के चार्जेस और फीस में बढ़ोतरी कर दी गई थी, जिस वजह से उन्होंने स्ट्राइक की। और ये स्ट्राइक कॉलेज से निकलकर पूरे गुजरात में फैल जाती है, और इस स्टूडेंट यूनियन को अदर पीपल्स लीडर्स का सपोर्ट मिलता है, और इसके बाद अब ये एक मूवमेंट के रूप में पूरे गुजरात में फैल जाता है अगेंस्ट टू राइजिंग ऑफ प्राइजेस एंड करप्शन। और इनकी मांग थी
कि गुजरात गवर्नमेंट को डिसमिस करो। गुजरात में उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उस समय गुजरात के सीएम थे चिमनभाई पटेल। तो स्टूडेंट्स पूरी तरीके से गुजरात सरकार के खिलाफ लामबंद हो जाते हैं और ये मूवमेंट कुछ समय बाद वायलेंट हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को सप्रेस करने की कोशिश की। स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हुए, उन पर गोलियां चलाई गईं, कई जगहों पर आगजनी हुई, बसों को, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। तो इस तरह मूवमेंट पूरी तरीके से वायलेंट हो गया और गोलीबारी में काफ़ी लोग मारे जाते हैं। पूरे गुजरात में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। लेकिन ये मूवमेंट सक्सेस रहा। जो गुजरात की गवर्नमेंट थी, चिमनभाई पटेल की सरकार को डिसमिस कर दिया गया और प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया। तो इस तरीके से ये नवनिर्माण मूवमेंट सक्सेस रहा। ये मूवमेंट हुआ था फरवरी 1974 में और इस मूवमेंट के सक्सेस होने से अब बिहार के जो मूवमेंट के जो स्टूडेंट्स थे वो इनकरेज होते हैं और मार्च 1974 में इसी तरीके का मूवमेंट अब बिहार में शुरू हो जाता है और यहाँ भी इश्यू लगभग सेम ही थे। ये मूवमेंट भी राइजिंग प्राइजेस, करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट था। तो इसमें हुआ ये था कि यहाँ स्टूडेंट्स ने एक मार्च निकाला टूवर्ड विधानसभा और इसमें कुछ स्टूडेंट्स ने दुकानों में आग लगा दी और इसके बाद स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस तरह जब स्टूडेंट्स के लीडर्स सारे अरेस्ट हो गए तो स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया जयप्रकाश नारायण को और इस मूवमेंट को लीड करने को वो कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी से। उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर जयप्रकाश नारायण मूवमेंट लीड करने को एग्री हो जाते हैं। लेकिन वो दो कंडीशन लगाते हैं। पहली तो ये कि ये मूवमेंट टोटली पीसफुल होगा और दूसरी कंडीशन ये कि ये मूवमेंट सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं होगा। जयप्रकाश नारायण के बारे में हम फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि एक बड़ी हस्ती है इंडियन पॉलिटिक्स की और वे एक गांधीवादी विचारधारा के थे, जिस वजह से ये पीसफुल मूवमेंट की बात करते हैं। इसके अलावा वे चाहते थे कि ये मूवमेंट सिर्फ बिहार तक सीमित ना रहे, क्योंकि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी ये सभी समस्याएं सिर्फ बिहार की नहीं हैं, ये पूरे देश की समस्याएं हैं। तो इन्हें टैकल करने के लिए पूरे देश भर में आंदोलन चलाना होगा, ऐसा उनका मानना था। तो इस तरह जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन को अपने हाथ में लेते हैं और बिहार में कांग्रेस गवर्नमेंट को डिसमिस करने की मांग करते हैं और इस मूवमेंट को नाम दिया जाता है टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति। टोटल रेवोल्यूशन के बारे में हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें इन्होंने 6 फील्ड्स की बात की थी, जिसमें संपूर्ण क्रांति होगी और जिसमें हमारा जो लोकतंत्र होगा वो लोकतंत्र होगा जो जैसा आज़ादी के टाइम पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स बनाना चाहते थे। एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें पावर सरकार के हाथों में नहीं होगी, बल्कि पावर लोगों के हाथों में होगी। सरकार जनता की प्रतिनिधि है और सरकार को लोगों की इच्छा अनुसार काम करना चाहिए। तो इस तरह के टोटल रेवोल्यूशन की बात उन्होंने की, जिसमें कई तरह से के सुधार वो चाहते थे और ये मूवमेंट बहुत तेज़ी के साथ पॉपुलर होता है और लोग इसमें बड़ी संख्या में जुड़ते चले जाते हैं, क्योंकि लोग महंगाई, भ्रष्टाचार से बहुत परेशान हो चुके थे और वे सरकार से बहुत गुस्से में थे। और इस मूवमेंट में बड़ी बड़ी रैलियां हुई, जिसमें एक रैली जो कि पटना के गांधी मैदान में हुई, इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली हुई, जिसमें भारी मात्रा में लोग जुड़े। ये पिक्चर दिल्ली के रामलीला मैदान की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। ये वही रामलीला मैदान है जहाँ पर अन्ना हजारे ने लोकपाल की मांग को लेकर अनशन किया था, ये आपने देखा होगा। इसमें भी काफ़ी मात्रा में लोग इकट्ठे हुए थे। देखिए, अन्ना हजारे के टाइम में तो सोशल मीडिया बहुत पावरफुल हो चुका था, लेकिन जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट के टाइम की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया उस समय इतना पावरफुल नहीं था। उस समय पर फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप ये सब नहीं थे। न्यूज़ चैनल्स भी आज के जैसे 24 घंटे न्यूज़ दिखाने वाले जो कि आज बड़ी संख्या में अवेलेबल हैं, उस समय ये सब नहीं होते थे। न्यूज़ के नाम पर सिर्फ आधे घंटे की न्यूज़
सिर्फ एक चैनल पर आती थी, उसमें भी उस टाइम पर लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम थी। अगर आप अपने दादा दादी जी से अगर बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, तो वो बताएंगे आपको उस समय के हालातों के बारे में। तो इस तरीके की सिचुएशंस थी। और उस तरीके की सिचुएशन में भी जब मास मीडिया उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, सोशल मीडिया के नाम पर कुछ भी नहीं था, ऐसी स्थिति में भी लाखों की संख्या में लोगों का जुड़ना एक बड़ी बात थी। और इसका रीज़न क्लियर था कि लोग सरकार से तंग आ चुके थे, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से लोग परेशान हो चुके थे, और इस वजह से लोग जेपी के आंदोलन से जुड़ते चले गए। और इसमें जो है, इस आंदोलन में कवियों ने भी बड़ा रोल प्ले किया। जो रामधारी सिंह दिनकर है, उनकी कविता है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इस मूवमेंट का फ्रेज बन गई थी। इसका सीधा मैसेज था इंदिरा गांधी के लिए कि उनको पद से हटने के लिए, पोस्ट वेकेंट करने के लिए कहा जा रहा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो इस तरह मूवमेंट से इंदिरा गांधी बहुत परेशान हो गई थी, और इस मूवमेंट को अपोजिशन पार्टी का पूरा सपोर्ट दिया। और जो अपोजिशन पार्टीज़ थी, जिसमें जनसंघ, कांग्रेस हो, ये सिंडिकेट वाली ओल्ड कांग्रेस वाली जो ये पार्टी है, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी एंड अदर्स, तो इन सभी ने जेपी के मूवमेंट को सपोर्ट किया। और इन पार्टीज़ ने जयप्रकाश नारायण को एक अल्टरनेटिव के रूप में प्रोजेक्ट किया। इस तरीके से शो किया कि जेपी इंदिरा गांधी को सीधी चुनौती दे रहे हैं। लेकिन इंदिरा गांधी ने बिहार की गवर्नमेंट को डिसमिस करने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। उनका मानना था कि गुजरात गवर्नमेंट की तरह अगर वे सभी गवर्नमेंट को डिसमिस करती जाएंगी तो ये प्रॉब्लम तो बहुत बढ़ती जाएगी। और चूंकि सभी स्टेट्स में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने बिहार की कांग्रेस सरकार को डिसमिस करने से मना कर दिया। इंदिरा गांधी ने इस मूवमेंट को इस तरीके से लिया कि अपोजिशन पार्टीज उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही हैं और उनको हटाकर खुद वो पावर में आना चाहती हैं। तो इंदिरा गांधी ने इस प्रॉब्लम को इस तरीके से लेकर कि इसे इसी तरीके से मतलब टैकल करने की कोशिश की। कि बिहार और गुजरात मूवमेंट एक बड़ा फैक्टर था नेशनल इमरजेंसी में। इसके अलावा नेक्स्ट इज रेलवे स्ट्राइक। इसी समय मई 1974 में रेलवे के एम्प्लॉयज़ के द्वारा पूरे देश भर में स्ट्राइक की जाती है। तो देखिए, ये हैं जॉर्ज फर्नांडिस, जो कि बाद में एनडीए की गवर्नमेंट में रेलवे मिनिस्टर बनते हैं। ये उस समय रेलवे की जो यूनियन थी, ये उसके लीडर थे। और इस यूनियन ने बोनस, सर्विस कंडीशंस और कुछ डिमांड्स को लेकर स्ट्राइक की, और ये स्ट्राइक 20 दिन चली। मतलब इन 20 दिन तक रेलवे ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से ठप रहा, कोई ट्रेन इन 20 दिन नहीं चली। जो सप्लाई पूरे देश भर में होती थी वो बंद रही, और गवर्नमेंट ने यूनियन लीडर्स से निगोशिएट करने के बजाय उन्हें सप्रेस किया, इस स्ट्राइक को इलीगल घोषित किया। रेलवे के बहुत से कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया, उन्हें सस्पेंड किया गया। तो इस तरह के डिसीजन इंदिरा गांधी ने लिए, जिसमें ये एक फैक्टर था जो कि इमरजेंसी के लिए कॉज बना। नेक्स्ट फैक्टर वाज नक्सलाइट मूवमेंट। इस समय नक्सलाइट मूवमेंट की शुरुआत होती है, और CPI-M, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, CPI को ब्रेक करके बनी थी CPI-M। और इस CPI-M में जो एक ग्रुप था, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ग्रुप CPI-ML, जिसके लीडर थे ये, इनका नाम है चारू मजूमदार, CPI-ML के लीडर। और CPI-ML स्टार्ट करती है मूवमेंट इंसर्जेंसी, मूवमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और ये मूवमेंट शुरू होता है वेस्ट बंगाल की नक्सलवाड़ी में। नक्सलवाड़ी एक छोटा सा टाउन था। नक्सलवाड़ी के जो पीजेंट थे, वहाँ के किसान थे, वे शुरू करते हैं आर्म्ड इंसर्जेंसी अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द पुलिस एंड आर्मी। और इसलिए इस टाइप के मूवमेंट्स को इंडिया में नक्सलाइट मूवमेंट कहा जाता है, क्योंकि ये नक्सलवाड़ी जो टाउन था, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, और इसी के नाम पर इसे बोला जाता है नक्सलाइट मूवमेंट। So these group had taken to armed and insurgent techniques for the overthrow of the capitalist order and established political system. तो इनका ये मानना था कि इंडिया में जो पावर का ट्रांसफॉर्मेशन है, जो इक्वलिटी है, सोशलिज्म है, वो पीसफुली मैनर से नहीं आएगा, वो आएगा वायलेंट मेथड से। इस पूरी गवर्नमेंट को, पुलिस को हमें वायलेशन के थ्रू हटाना होगा, उसके बाद ही इस सिस्टम में चेंज आएगा,
उसके बाद ही जो ट्रू डेमोक्रेसी है वो आ पाएगी। इस तरह की आइडियोलॉजी के बेस पर ये नक्सलाइट मूवमेंट उस समय पर चला, जो कि ये फैक्टर बनता है नेशनल इमरजेंसी का। इसके अलावा एक और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी, जो कि आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है। तो पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच 3 इश्यूज पर कॉन्फ्लिक्ट थे। फर्स्ट वाज पार्लियामेंट पावर टू एवराइज फंडामेंटल राइट, जिसमें ये इशू था कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को एवराइज कर सकती है, कम कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती। इसके अलावा दूसरा इशू ये था कि क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती है, मतलब क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में भी चेंज कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में चेंज नहीं कर सकती। और तीसरा ये था कि क्या पार्लियामेंट कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इफेक्ट में लाने के लिए क्या फंडामेंटल राइट्स में काट-छांट कर सकती है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती। दरअसल इंदिरा गांधी अपनी कुछ सोशलिस्ट पॉलिसीज़ को अप्लाई कराना चाहती थी, जैसे जमींदारों से ज़मीन लेकर किसानों को देना, राजाओं की प्रिवी पर्स को ख़त्म करना, बैंकों का नेशनलाइजेशन करना, जिसमें फंडामेंटल राइट्स स्पेशली प्रॉपर्टी राइट्स, जो कि उस समय फंडामेंटल राइट्स में शामिल था, ये आड़े आ रहा था। और कोर्ट फंडामेंटल राइट के फेवर में फैसले दे रही थी, और जिस वजह से इंदिरा गांधी अपनी स्कीम्स को अप्लाई नहीं करा पा रही थी। तो इस तरह फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच डिस्प्यूट था कि किसको ज़्यादा अहमियत दी जाए। अंत में इस कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व किया जाता है केशवानंद भारती केस में, जिसमें कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी दी, जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट तो कर सकती है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के मूलभूत ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। तो इस तरह कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच का डिस्प्यूट बहुत बढ़ गया था, और इसे इंदिरा गांधी ऐसे देख रही थी कि सरकार अपनी कोई पॉलिसी अप्लाई कराना चाह रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसमें अड़ंगे लगा रहा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट एक तरीके से गवर्नमेंट और कोर्ट के बीच का कॉन्फ्लिक्ट बन गया था, और उसी समय पर केशवानंद भारती केस का डिसीजन दिया गया। तो उस समय जो चीफ जस्टिस थे, उन्हें इस डिसीजन से नेक्स्ट डे रिटायर होना था, और नए चीफ जस्टिस बनने थे, जो कि परंपरा के अनुसार चीफ जस्टिस बनाया जाना था जयशंकर मणिलाल को। लेकिन जयशंकर मणिलाल को चीफ जस्टिस ना बनाते हुए जो चौथे नंबर के जज थे ए.एन. रे, ये हैं ए.एन. रे, इन्हें चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है। मतलब परंपरा के अनुसार अब तक सबसे सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता था, लेकिन फर्स्ट टाइम इस परंपरा को तोड़ते हुए फर्स्ट 3 जज को छोड़कर जो चौथे नंबर के जज थे उन्हें चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है। तो इंडियन जुडिशरी में इसे ब्लैक डे के रूप में इसको याद किया जाता है कि एक सरकार ने इस हद तक अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते जुडिशरी में इंटरफेरेंस किया। इसके बाद जो सीनियर मोस्ट 3 जजेस थे वो रिजाइन कर देते हैं। तो इस तरह ये गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट एक अनोदर फैक्टर बनता है टू इम्पोज द इमरजेंसी। और फाइनली जो हुआ वो था एनरोलमेंट ऑफ इंदिरा गांधी इलेक्शन। इंदिरा गांधी ने रायबरेली से इलेक्शन लड़ा था इन 1971 में जो इंदिरा गांधी ने लोकसभा इलेक्शन लड़ा था वो लड़ा था रायबरेली से, और इनके अपोजिशन में थे राजनारायण। ये है राजनारायण। तो राजनारायण ने एक पिटीशन डाली थी इन इलाहाबाद हाई कोर्ट, एक इलेक्शन पिटीशन डाली थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि इंदिरा गांधी ने 1971 के इलेक्शन में सरकारी मशीनरी का यूज किया है, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका इस्तेमाल किया था अपने इलेक्शन में, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है। तो इस पिटीशन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, और इस पिटीशन पर 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा गेव ए जजमेंट एनुलिंग इंदिरा गांधी इलेक्शन टू लोकसभा। मतलब इंदिरा गांधी के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे उन्हें जज जगमोहन लाल सिन्हा ने सही पाया, एंड ऑन डेट बेसिस इंदिरा गांधी इलेक्शंस टू लोकसभा वाज एनल्ड। मतलब ये कि अब इंदिरा गांधी लोकसभा की सदस्य नहीं रही। तो डिसीजन आया था 12 जून 1975 को,
and along with this decision court had imposed restriction on Indira Gandhi. She could not fight any election for the next 6 years. मतलब 6 ईयर्स के लिए, 6 साल के लिए इंदिरा गांधी पर ये प्रतिबंध भी लगा दिया गया कि वो अब अगले 6 साल तक किसी भी तरीके का इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तो आप समझ सकते हैं कि वो लोकसभा की मेंबर ही नहीं रही तो पीएम कैसे रह सकती हैं, और अगले 6 साल तक भी किसी भी तरीके का चुनाव वो नहीं लड़ सकती थी। तो ये इस तरह से ये जजमेंट इंदिरा गांधी के कैरियर का एंड कर रहा था। अब इंदिरा गांधी के सामने दो रास्ते थे, एक तो ये कि या तो वो रिजाइन करें, और दूसरा ये कि वो इस जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दें। तो वो दूसरा रास्ता अपनाती हैं, वे इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती हैं। लेकिन जून के महीने में सुप्रीम कोर्ट की समर वेकेशन चल रही थी, तो कोर्ट बंद थे समर वेकेशन की वजह से। तो एक स्पेशल जज ऑन लीव, जो एक जज लीव पर थे, उन्होंने इस पिटीशन को सुना और ये कहा कि मैं इसमें कंप्लीट डिसीजन तो नहीं दे सकता हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने पार्शियल स्टे इस केस में दिया। मतलब इंदिरा गांधी कुड रिमेन एन एमपी बट कुड नॉट टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट अंटिल हर पिटीशन इज डिसाइडेड। मतलब इंदिरा गांधी एमपी तो बनी रहेंगी, लेकिन वे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में उसकी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकती। कब तक? जब तक कि उनकी पिटीशन फाइनली डिसाइड नहीं हो जाती। तो जो हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ उन्होंने पिटीशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में, जब तक उस पर फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक इंदिरा गांधी एमपी तो रह सकती थी, लेकिन वे लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती थी। तो इस तरह इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी लोकसभा की प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं ले सकती थी, जो कि एक पीएम के लिए बड़ी इंसल्टिंग की बात थी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का पार्शियल जजमेंट आया था 24 जून को, और इसी के साथ जो अपोजिशन था वो लामबंद होना शुरू हो जाते हैं और इंदिरा गांधी को क्रिटिसाइज करते हैं कि इंदिरा गांधी का मॉरल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कोर्ट के डिसीजन के बाद भी रिजाइन नहीं दे रही हैं, और अपोजिशन उनके रजिस्ट्रेशन की डिमांड करने लगता है, और इंदिरा गांधी को पीएम बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरीके की बातें जो अपोजिशन था वो कर रहा था। शी शुड रिजाइन, उन्हें तुरंत रिजाइन करना चाहिए। और इसी के साथ जयप्रकाश नारायण को की एक बहुत बड़ी रैली होती है दिल्ली के रामलीला मैदान में, जिसको सभी अपोजिशन पार्टीज सपोर्ट करती हैं, और दिनकर जी की कविताएं बड़े ज़ोर शोर से पढ़ी जा रही थी वहाँ पर कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो इस तरह जेपी का मूवमेंट बड़े जोर पर था, और जेपी ने रामलीला ग्राउंड से दो बातें अनाउंस की। एक तो ये कि अगर इंदिरा गांधी 29 जून तक रिजाइन नहीं करती हैं तो देशव्यापी आंदोलन होगा और पूरे देश भर में कुछ भी चलने नहीं देंगे। दूसरा, उन्होंने पुलिस और आर्मी को ये कहा कि वे इमोरल गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डर फॉलो ना करें। ही gave call to army, police and government officials not to obey illegal and immoral order, जो कि एक बड़ा एक्सक्यूज बना इमरजेंसी का। तो इस तरह जेपी ने दो बातें कही। एक तो ये कि 29 जून तक इंदिरा गांधी अगर रिजाइन नहीं करती हैं तो पूरे देश भर में आंदोलन होगा, और दूसरा उन्होंने पुलिस, आर्मी एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कहा कि वे इमोरल गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डर फॉलो ना करें। और इसको इंदिरा गांधी ने इस तरह से लिया, एज फॉर कॉल एज कॉन्स्पिरेंसी टू ब्रिंगिंग डिस्टर्बेंस इन द कंट्री, टू क्रिएट इंटरनल डिस्टर्बेंस इन द कंट्री। और उसी दिन शाम को ये डिसाइड हो गया कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा, और उसका पूरा खाका तैयार किया गया। और उस समय प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद, और उनके पास रात में 10 से 12 बजे के बीच इमरजेंसी के प्रपोजल को ले जाया गया, और उसके बाद 25 जून की नाइट में इमरजेंसी इम्पोज की जाती है अंडर आर्टिकल 352 ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो देखिए उस समय पर आर्टिकल 352 में दो प्रोविज़न थे। एक तो ये कि कोई देश अगर हमारे ऊपर अटैक कर दे, मतलब किसी देश से युद्ध की स्थिति में इमरजेंसी इम्पोज की जा सकती थी, और दूसरा था इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक विद्रोह। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पर ये इमरजेंसी इम्पोज की जाती है, और ये कहा जाता है कि कुछ ताकतें हैं
जो हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी को खतरा पैदा कर रही हैं। तो इस तरह 25 जून की आधी रात को नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाती है और इसी के साथ सभी अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये न्यूज़पेपर द हिंदू की क्लिपिंग है, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स नेशनल इमरजेंसी, और ये पेपर 26 जून 1975 का है। ये इंडियन हेराल्ड न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है। जेपी मोरारजी देसाई, लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक मेहता, अटल बिहारी वाजपेयी, सभी अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। राजनारायण को भी मीसा के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिनकी पिटीशन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट फैसला दिया था। और ये इंदिरा गांधी अनाउंस कर रही हैं ऑल इंडिया रेडियो पर, सी अनाउंस्ड दैट प्रेसिडेंट हैज डिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन द कंट्री एंड देयर इज नो रीजन टू पैनिक, कि राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है और इससे घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसके इम्पैक्ट क्या क्या हुए, इसके परिणाम क्या क्या रहे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। एंड यू कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।